हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द करंट इन 30 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस फॉर द सर्किट शोन। देखिए, ये जो सर्किट है, ये सर्किट में हमें 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस इट मींस बाय यूजिंग केवीएल, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। यहाँ पे ये 30 ओम रेजिस्टेंस में से अगर करंट फाइंड आउट करना है तो यहां पे सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने लूप है। लूप इट मींस मेश। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि यहां पे टोटल 3 लूप्स है। देखिए, ये है एक लूप, देन ये है दूसरा लूप और यहां पे एक और लूप है, देखो स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, यहां लूप में केवीएल अप्लाई करने के पहले आप यहां अगर देखेंगे तो यहां पे एक डमी एलिमेंट है, एक डमी ब्रांच है, वो हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहां पे आप डमी ब्रांच को रिमूव करेंगे तो यहां पे 3 के बजाय सिर्फ 2 लूप बचेंगे और फिर वहां पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो डमी ब्रांच कौन सा है, डमी एलिमेंट कौन सा है, हमेशा आपको डमी एलिमेंट पहचानते आना चाहिए। तो डमी एलिमेंट यहां पे है 50 ओम। देखो, ये जो 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो ब्रांच है, ये है डमी ब्रांच। हमें ये ब्रांच को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे समझ में आएगा कि ये डमी एलिमेंट है? क्योंकि इसके पैरेलल में देखो वोल्टेज सोर्स है। रूल ये है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस में बताए थे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किए थे, उसमें जो हमने सभी रूल्स बताए थे, उसमें हमने ये रूल भी बताए थे कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस हो तो वो रेजिस्टेंस एज ए डमी एलिमेंट लिया जाता है। तो यहां पे बिल्कुल वही दिख रहा है। देखो, ये वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो एक डमी एलिमेंट है, वो डमी ब्रांच है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो हमें यहां पे रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप ये रिमूव करेंगे तो यहां पे 3 के बजाय 2 जो लूप है वो बचेंगी। एक ये लूप बचेगा और एक ये लूप बचेगा। ये लूप यहां से हट जाएगा। तो चलो हम एक न्यू सर्किट बनाते हैं। न्यू सर्किट में हम वो डमी एलिमेंट को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, न्यू सर्किट हमने बना लिए हैं और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो 50 ओम का जो ब्रांच है वो हमने यहां पे शो नहीं किया है क्योंकि वो डमी ब्रांच है, तो हमने उसको रिमूव किया है। और अब यहां पे 2 लूप बचे हैं। यहां पे 2 लूप कौन सी बचे हैं, ये है लूप नंबर 1 और ये है लूप नंबर 2। तो हम एक काम करेंगे, ये लूप में करंट का डायरेक्शन हम ले लेंगे और यहां पे देखो लूप नंबर 1 में यहां पे वोल्टेज सोर्स है, इसका प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो हम प्लस टू माइनस कन्वेंशनल करंट शो करेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो वो हम यहां पे ये देखिए इस तरह से क्लॉकवाइज करंट शो करेंगे लूप 1 में। लूप 2 में प्लस इधर है माइनस इधर है, तो प्लस टू माइनस हम यहां पे भी यहां पे क्लॉकवाइज करंट शो करेंगे, दैट इज कन्वेंशनल करंट। ये जो लूप का करंट है इसको हम कहेंगे दैट इज करंट I1 और ये जो करंट है ये करंट को हम कहेंगे दैट इज करंट I2। ये करंट का जो डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज लेना या एंटी क्लॉकवाइज लेना, ये पूरा चॉइस आपका है। आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर जो है वो एक ही आता है। या तो आप मिक्स करेंगे तो भी चलेगा। मिक्स मतलब आप एक क्लॉकवाइज लो एक एंटी क्लॉकवाइज लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रूल्स का यूज करके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल एक ही आंसर आएगा। तो चलो फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन ले लिया है और अब हम यहाँ पे दोनों लूप में क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे और 2 इक्वेशंस बनाएंगे। फिर वो दोनों इक्वेशंस हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो भी करंट्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 30 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। ये जो 30 ओम रेजिस्टेंस है ये दोनों लूप के लिए कॉमन है, लूप 1 के लिए भी लूप 2 के लिए भी। तो हमें क्या करना है, ये दोनों करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, I1 भी I2 भी, क्योंकि ये 30 में से दोनों करंट फ्लो हो रहे और इनका जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो हमें फाइनल करंट एज अ I हमें मिल जाएगा। तो चलो ये सब कैसे फाइंड आउट होता है देखिए। तो सबसे पहले लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चेक करो कि लूप 1 में कितने एलिमेंट्स है। लूप 1 किस टाइप से है, देखो लूप 1 ये ऐसा है, यहां से ऐसे, ठीक है, इस तरह से लूप 1 है। तो इसमें कितनी एलिमेंट है, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये देखिए, ये है एलिमेंट नंबर 1, ये 2, ये 3
और फिर ये 4, ऐसे टोटल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें टोटल 4 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स से अगर आपको स्टार्ट करना है तो वोल्टेज सोर्स या तो पॉजिटिव में आता है या तो निगेटिव में आता है। कैसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या निगेटिव? तो काफी सिंपल है, अगर करंट वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो, और अगर वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। बस इतना सिंपल है, ये आपको हर प्रॉब्लम में यूज करना है, तो आप आसानी से यहां इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्या कहा हमने? चलो वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स में चेक करो ये जो करंट I1 है ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है कि पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है। करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो वोल्टेज सोर्स में देखो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। ऐसा करंट क्लॉकवाइज है, ये वोल्टेज सोर्स में ऐसा निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम क्या करेंगे? निगेटिव में लेंगे, दैट इज -100, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू तो लिख लिए, और अब रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम पॉजिटिव में ही लेंगे, ठीक है। ये जो 10 ओम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम पॉजिटिव में लिखेंगे, 30 ओम के अक्रॉस का भी वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव में लिखेंगे, और 40 ओम के अक्रॉस का भी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे साइन शो करना है तो आप यहाँ पे साइन भी शो कर सकते हैं। देखो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हम यहाँ पे साइन शो कर सकते हैं, क्योंकि करंट ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव आप ऐसा शो कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां पे भी ऐसा शो कर सकते हैं I1 के लिए, ठीक है। ये हम फिलहाल I1 के लिए शो कर रहे हैं, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहां पे भी आप ये पॉजिटिव निगेटिव शो कर सकते हैं, ये I1 के लिए ये हमने साइन कन्वेंशन शो किया है। और अब यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हमें सभी के अक्रॉस का लिखना है। तो 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 10 इंटू I1, तो हम लिखेंगे +10 ऑफ I1। ये जो हमने साइन लिखा है, ये साइन लिखना कंपलसरी नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को साइन लिखने में कंफ्यूजन होता है, अगर आप बिना साइन के इक्वेशन लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10 के अक्रॉस का हो गया 10 इंटू I1, देन आफ्टर 40 के अक्रॉस का हो जाएगा 40 इंटू I1, ठीक है। तो हम लिखेंगे +40 इंटू I1। लेकिन जो 30 ओम है, 30 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हम यहां पे देखिए क्या लिखेंगे, +30 इंटू I1 माइनस I2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे I1 माइनस I2 क्यों आया? वो इसीलिए क्योंकि जो 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों लूप के लिए कॉमन है। हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ये कॉमन एलिमेंट है। कॉमन होने की वजह से क्या हुआ, इसमें दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं, I1 भी फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और अभी हम लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब आप लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लूप 1 का करंट लूप 2 के करंट से बड़ा है, ऐसा मान के चलो। तो ऐसे में I1 I2 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से फ्लो होने वाला करंट हम I1 माइनस I2 लेंगे, तो वो हमने यहां ले लिए। और ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम यहां पे लिखेंगे =0। ये हमने यहां पे इक्वेशन बना लिए। हमने कहा था कि KVL जब हम लूप 1 में अप्लाई करेंगे तो यहां पे 4 एलिमेंट्स है, तो 4 टर्म्स आना चाहिए। तो यहां पे 4 टर्म्स आ चुके हैं, ये 1 2 3 4, यहां पे 4 टर्म्स आ चुके हैं। और अब इसके थ्रू हम एक इक्वेशन बनाएंगे, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन। कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे ये 30 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 10 ऑफ I1 प्लस ऑफ 30 I1 माइनस ऑफ 30 I2 प्लस ऑफ 40 I1 इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये जो 100 है इसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को ऐड करो। देखो ये 10 प्लस 30 प्लस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 80 ऑफ I1 माइनस ऑफ 30 ऑफ I2 इक्वल्स टू 100। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमने कहा था कि लूप नंबर 1 से हमें एक इक्वेशन निकालनी है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली है लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई करके। बिल्कुल ऐसा ही अब हम लूप नंबर 2 में KVL अप्लाई करेंगे। लूप नंबर 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो फिर से लूप नंबर 2 में करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे KVL का इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे। देखो लूप 2 में कितने एलिमेंट है वो चेक करो। लूप 2 जो है ये एक छोटा सा लूप है। देखो ये लूप 2 में टोटल 3 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 20 50 वोल्ट और 30, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स है। इसका मतलब जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो टोटल यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है। और इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो 30 ओम जो है वो दोनों लूप के लिए फिर से कॉमन है। इसका मतलब इसमें दोनों करंट फ्लो होंगे, I2 भी और I1 भी, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे फिर से वोल्टेज सोर्स से। देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसमें प्लस इधर है माइनस इधर है। तो यहाँ पे अब वो अगर आप लेंगे तो इसके लिए पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले रूल कहा था कि अगर वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निगेटिव में लो। वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव साइड से एंटर करता है तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में लो। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 50 वोल्ट में करंट कौन से साइड से एंटर कर रहा है। तो देखो करंट ऐसा क्लॉकवाइज है और ये जो करंट है ये वोल्टेज सोर्स में ऐसा निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। देखो निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे निगेटिव में लेंगे,
-50, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे निगेटिव में ले लिया है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स लेंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स में 20 और 30 है, तो 20 में से फ्लो होगा दैट इज I2, तो हम लिखेंगे 20 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप दैट इज 20 इंटू I2, ठीक है। और जो बचा है 30, उसकी अगर बात करें तो 30 ओहम में से फ्लो होगा दैट इज I2 माइनस I1, तो ये हम लिखेंगे प्लस में, तो ये हो जाएगा 30 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। देखो हमने कहा था कि लूप नंबर 2 में थ्री टर्म्स का यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, तो देखो 1 2 3 टर्म्स का यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, इसके पहले जो हमने लूप 1 का इक्वेशन बनाए थे उसमें हमने यहाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस ऐसा साइन कन्वेंशन शो किए थे, लेकिन यहाँ पे लूप नंबर 2 का इक्वेशन बनाते समय शो नहीं किए। पॉजिटिव नेगेटिव शो करके ही केवीएल का इक्वेशन बनाना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप शो कर सकते हैं, चाहे तो शो नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अगर शो करना है तो ये क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्लॉकवाइज अगर फ्लो हो रहा है तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लूप नंबर 2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, तो हम इधर शो करेंगे 30 ओहम के लिए प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने निगेटिव में लिए, और बाकी के जो एलिमेंट्स है देखो ये प्लस टू माइनस है, ठीक है, ऐसा प्लस टू माइनस है, तो हमने ये प्लस में ही लिए। इसको सॉल्व करना है और यहाँ से सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें तैयार करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 ऑफ I2, यहाँ पे ये 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 ऑफ I2 माइनस ऑफ 30 ऑफ I1, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50, ओके। और अब ये I1 का टर्म पहले लिखो, तो ये होगा माइनस ऑफ 30 I1, और ये I2 के दोनों टर्म्स को ऐड करो, प्लस ऑफ 50 I2 इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना लिए सेकंड लूप में KVL अप्लाई करके। और अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब हमें क्या करना है, अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो या तो क्रैमर्स रूल का यूज करो। अगर आपको साइमल्टेनियसली कॉलेज में अगर सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। आप कैलकुलेटर में आसानी से ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में जाके साइमल्टेनियस जो ऑप्शन है वो आप अगर सिलेक्ट करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स पुट अप करेंगे तो I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा। या तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको ये दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, फिर आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो भी है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको जो करंट I1 I2 है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दो तरीके हैं, कौन सा तरीका आपको यूज करना है ये चॉइस आपका है। चलो हम एक काम करते हैं, पहले ये दोनों को साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करके बताते हैं, फिर वही आंसर हम क्रैमर्स रूल से भी चेक करेंगे कि वही आंसर आता है कि नहीं। तो साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करना है तो ये दोनों को कैलकुलेटर में डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो देखो हमें I1 I2 यहां पे मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर हमने ले लिए, कैलकुलेटर के इक्वेशन मोड में जाएंगे और यहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो अननोन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। I1 का कोएफिशिएंट 80 इक्वल्स टू I2 का कोएफिशिएंट -30 इक्वल्स टू राइट साइड में 100 इक्वल्स टू यहाँ पे I1 का कोएफिशिएंट -30 इक्वल्स टू I2 का कोएफिशिएंट 50 इक्वल्स टू राइट साइड में 50 इक्वल्स टू। तो ये हमने पुटअप कर लिए हैं, हमें पहला आंसर मिल चुका है 2.096, हम लिखेंगे 2.096 एम्पियर का करंट I1। और I2 की अगर बात करें तो I2 ये भी हमें मिल चुका है 2.258 एम्पियर। तो ये दोनों करंट I1 I2 हमने ये फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। ये हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किए हैं। चलो एक काम करते हैं, अब यही आंसर जो है वो हम आपको क्रैमर्स रूल से आता है कि नहीं वो हम आपको चेक करके बताते हैं। काफी सिंपल है सॉल्व करना। तो इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम यहां पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल का अगर यूज करना है तो हम एक काम करेंगे, यहां पे मैट्रिक्स फॉर्म पहले बनाएंगे। तीन मैट्रिक्स हमें तैयार करना है, ठीक है। पहला मैट्रिक्स रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स रहेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा मैट्रिक्स रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो हमने ये तीन मैट्रिक्स बना लिए। पहले इक्वेशन के यहाँ पे I1 I2 के कोएफिशिएंट है 80 और -30, तो यहाँ लिखना है 80 एंड -30। दूसरे इक्वेशन में I1 I2 के कोएफिशिएंट है -30 एंड 50, -30 एंड 50, ठीक है। और अब यहाँ पे सेकंड जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखेंगे I1 I2, ठीक है। और थर्ड जो है जो राइट साइड में मैट्रिक्स है उसमें हम कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे 100 एंड ये है 50। इस तरह से ये हमने दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुटअप कर लिया है।
और अब हम यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, तो डेल्टा मतलब क्या, तो आपको क्या करना है, ये जो पहला जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट में पुट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा। फिर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी फाइंड आउट करेंगे। चलो पहले डेल्टा यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करना वो बताते हैं। तो इसको हम डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, 80 -30 50। देखो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में रख दिए, बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना काफी आसान है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 8 5 ये 40 और ये 2 0 और ये हो जाएगा -3 3 9 0 0। ठीक है, बस 4000 - 900 कर लो, तो ये हो गया 3100। दैट इज, ये हमें क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया। और अब हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा 1 की बारी। डेल्टा 1 फाइंड आउट करते समय आपको क्या करना है, ये जो डेल्टा है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है 150, वो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो डेल्टा 1 हो जाएगा। और डेल्टा 2 के टाइम क्या करना है, ये डेल्टा में जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसके हमें डेल्टा 2 मिलेगा। चलो ये दोनों को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा 1 इक्वल्स टू, पहले कॉलम में हमें लिखना है 150 और सेकंड कॉलम में -30 एंड 50। ठीक है, तो ये हमने डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट यहाँ पे बना दिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आप डेल्टा 2 का भी बनाएंगे। हमने जैसा कहा था पहले कॉलम में, देखो पहले कॉलम की जगह रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स, 150 पहले कॉलम की जगह आएगा, तो आ गया। सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज है, देखो ये जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज है, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5000 और प्लस 60 जस्ट अ मिनट, ये हो जाएगा 1500 और अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6500, तो ये हमें डेल्टा 1 मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही हम डेल्टा 2 बनाएंगे। चलो डेल्टा 2 के लिए भी हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। पहला कॉलम एज इट इज रहेगा 100 एंड -30, सेकंड कॉलम की जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, देखो इस तरह से। ठीक है, ये जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम अब एज इट इज है, सेकंड कॉलम की जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 4000 और ये हो जाएगा प्लस 3000, तो ये कितना, ये हो गया 7000। तो फाइनली हमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा तीनों यहां पे मिल चुके हैं। बस ये तीनों का यूज करके अब हम I1 I2 फाइंड आउट करेंगे। ये जो भी हम कर रहे हैं ये चेकिंग है। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं ये चेकिंग, ये हम चेकिंग कर रहे हैं कि आंसर वही आता है कि नहीं। आपके कॉलेज में अगर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको यहां तक होने के बाद फिर आपको क्रैमर्स रूल की स्टेप्स कंटिन्यू करना है। और अगर आपके कॉलेज में डायरेक्टली साइमल्टेनियस मोड से सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं तो आप ये करने के बाद डायरेक्टली आप ये लिखेंगे, तो और फिर लास्ट में 30 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड कर लो, प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ये क्रैमर्स रूल की स्टेप्स फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम चेकिंग कर रहे हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं। तो चलो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे अब I1 I2 फाइंड आउट करेंगे। तो I1 I2 फाइंड आउट करने के लिए क्या रहेगा फार्मूला, देखो I1 फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला रहेगा डेल्टा 1 बाय डेल्टा। डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 है 6500 और डेल्टा है 3100। ठीक है, यहां से हमें I1 मिल जाएगा। और I2 के लिए हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा 2 बाय डेल्टा। ठीक है, डेल्टा 2 है 7000 और डेल्टा है 3100। ठीक है, चलो यहाँ पे फाइनली अब हम कैलकुलेटर में इसका आंसर निकालते हैं, देखेंगे वही आंसर आता है कि नहीं। 6500 बाय 3100, तो ये आ चुका है, बिल्कुल वही आंसर आ चुका है 2.096 एम्पियर। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 7000 डिवाइडेड बाय 3100, तो ये आंसर आ चुका है, दैट इज 2.258 एम्पियर। तो फाइनली हमने आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बता दिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं। तो फाइनली हमने I1 I2 यहां साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर लिए और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। प्रॉब्लम में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओम रेजिस्टेंस। ये 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था। और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये 30 ओम कॉमन ब्रांच है दोनों लूप के लिए, और ये दोनों लूप के जो करंट है वो 30 में से फ्लो हो रहे हैं, और ऐसे में हमें I1 I2 दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो हमने I1 I2 दोनों फाइंड आउट कर लिया है। देखिए हमने ये I1 I2 दोनों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, I1 I2 को बस कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा वैल्यू छोटा है। तो I1 I2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि I2 जो है वो I1 से बड़ा है। ऐसे में हम लिखेंगे 30 में से फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1।
क्योंकि I2 का वैल्यू बड़ा है तो I2 माइनस I1 हमें लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर करंट थ्रू 30 ओहम इज, तो हम यहां पे लिखेंगे I, उसको हम कहेंगे I2 माइनस ऑफ I1। तो I2 का वैल्यू है 2.258 माइनस 2.096, ठीक है। तो ये हमें करंट I मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू 30 ओम। बस ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, 2.258 माइनस 2.096, तो ये हमें मिल चुका है 0.162 एम्पियर। 0.162 एम्पियर का करंट, ये है वो करंट जो 30 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस, तो वो हमने ये करंट फाइंड आउट कर लिए 0.162 एम्पियर। अगर आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हैं तो आप कितनी स्टेप्स लिखेंगे, आप ये सर्किट ड्रॉ करके ये लूप 1 लूप 2 का इक्वेशन बना के आपको ये स्टेप्स लिखना है और इसके बाद आप डायरेक्टली आप यहां से कंटिन्यू करेंगे, बस इतना लिखना है। और अगर आप क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स लिखना है, फिर यहां से आपको कंटिन्यू करना है और ये पूरा ऐसा लिखना है। फिर आपको साइमल्टेनियसली ये जो सॉल्व किए हैं बस आपको इतना नहीं लिखना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में याद से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।